फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की कविता जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्वप्न जरे फूल से, जिसके कवि है गोपाल दास नीरज। ये एक शोक गीत है जिसमें कवि ने अपने जीवन में घटित एक घटना के बारे में वर्णन करते हुए बताया है। और ये कुछ इस प्रकार है जो हमारे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन आ जाता है, जिसकी हमें अनुभूति नहीं होती है कि हाँ ये कुछ हो जाएगा ऐसा। तो उसके बारे में यहाँ पे एक घटना के बारे में यहाँ पे विवरण कवि ने किया गया है। और ये घटना कुछ इस प्रकार थी कि एक गांव था जिसमें एक लड़की की शादी हो रही थी और चारों ओर खुशी का माहौल था, संगीत गीत वगैरह सब हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन हुआ यूं कि लड़की की विदाई से पूर्व ही उसके पति की मृत्यु हो गई और सारा माहौल जो खुशी का था वो गम में बदल गया। तो आइए हम पढ़ते हैं इस कविता को और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कविता है किस बारे में। तो पंक्तियों को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। स्वप्न जरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कवि कहते हैं कि पति की मृत्यु के बाद जो दुल्हन होती है उसके सारे सपने बिखर जाते हैं, और जैसे एक फूल झड़कर बिखर जाता है ठीक उसी प्रकार उसके सपने जो उसने देखे होते हैं वो सब टूट जाते हैं। पति की स्मृति मतलब उसकी यादों को या फिर उसकी आकृति को याद करके उसके हृदय में असहनीय पीड़ा होती है। ऐसा लगता है जैसे उसके हृदय में किसी ने शूल छुपा दिया हो। शूल का मतलब होता है यहाँ पे लोहे का नोकीला अस्त्र, उसे शूल बोलते हैं। तो उसको बहुत पीड़ा होती है उसके पति के मरण के बाद, और उसका जो श्रृंगार होता है इस प्रकार लुट जाता है जैसे एक हरा भरा बाग जो होता है वो बबूल के पेड़ में बदल जाता है। मतलब उसका श्रृंगार जो होता है वो खुशी का जो श्रृंगार होता है वो कैसे गम के श्रृंगार में, मतलब जिसमें कोई चमक धमक ही नहीं रह गई हो, वैसे बदल जाता है। और यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि वो कैसे इस घटना को खड़े खड़े देख रहे थे कि कैसे एक हर्षोल्लास कारवां गुजर जाने के बाद गुबार कैसे रह जाता है। यहाँ पे कारवां गुजर जाना मतलब इसका मतलब होता है कि जब बारात गुजर जाती है, मतलब जब बारात चली जाती है वहां से, तो उसके बाद में बारात के जाने के बाद कई सारे लोगों के जाने के बाद वहां पे एक धूल सी उड़ जाती है। तो वो कैसे मतलब उस धूल को उड़ते हुए देख रहे थे करके यहाँ पे कवि हमें बता रहे हैं। अभी अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। नींद भी खुली ना थी कि हाथ धूल ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। इन पंक्तियों में कवि जो है वो दूल्हे के बारे में बता रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने एक दूल्हे का फोटो ले लिया है आपको समझाने के लिए। कवि कहते हैं कि अभी तक दूल्हे की नींद भी नहीं खुली थी कि उसके जीवन की धूप ढल गई, अर्थात अभी तक उसका जीवन शुरू भी नहीं हुआ था, उसने उसके जीवन को ठीक से देखा भी नहीं था, इससे पहले ही उसका जीवन जो है वो समाप्त हो गया। और उसकी ज़िंदगी में जब उसने कदम बढ़ाए तो उसके हाथ से उसकी ज़िंदगी की जो किस्मत की रेखा है वो फिसल गई, यानी उसका जो जीवन है वो खत्म हो गया या फिर समाप्त हो गया। उसके जीवन रूपी वृक्ष में सभी पत्ते झड़ गए, यानी उसके जीवन रूपी वृक्ष मतलब जो उसका जीवन था वो कैसे समाप्त हो गया, जैसे एक पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं जड़कर, ठीक उसी प्रकार उसका जीवन समाप्त हो गया। और उसकी जो सभी शाखाएं थे वो सब जल चुकी थी, और उसका जो इच्छा था वो पूरा भी नहीं हुआ था कि उसका जीवन पूरा समाप्त हो गया। अगली पंक्तियां पढ़ लेते हैं। गीत अशक बन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो यहाँ पे कवि जो है वो गीत गाने वाली महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं कि जो उस विवाह मंगलदायक गीत गाने के लिए आए थे वहाँ पे, वो सब अभी चुपचाप रह गए थे और उनके आंखों में आंसू थे क्योंकि उस दुल्हन के पति की मृत्यु हो चुकी थी, और जो सारे गीत थे वो छंद की तरह दफन हो चुके थे, और गीतों का जो माहौल था वो दुख में बदल चुका था। अभी घर के बाहर जो भी उन्होंने दिए जलाए थे वो सब बुझ चुके थे और उनमें से सिर्फ और सिर्फ धुआं निकल रहा था। कवि इस घटना के स्वयं साक्षी थे
और इस बात को कवि यूँ कहते हैं कि वो मतलब अपनी नज़रों को झुकाए हुए उस मोड़ पर रुक कर वहाँ पे ये सब जो भी उतार-चढ़ाव चल रहे थे, वो देख रहे थे और जीवन में आने वाले इस आकस्मिक परिवर्तन के वो स्वयं दृष्टा थे। यानी कि जो परिवर्तन उन्होंने सोचा ना था, वो यहाँ पे हो चुका था और इस घटना को वो अपनी नज़रों से देख रहे थे। अभी अगली पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या जमाल था कि देख आईना मचल उठा। इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा। इन पंक्तियों में कवि ने दुल्हन की सुंदरता का वर्णन करते हुए बताया है कि जो उसकी सुंदरता है और जो उसका यौवन है वो फूल सा कोमल था। जैसे कि एक फूल की पंखुड़ियाँ कोमल होती है, ठीक उसी तरह उसको सौंदर्य जो है वो इतना कोमल था कि जो वर है उसको देखते ही उसके मन में प्यार उत्पन्न होता है और उसकी खूबसूरती को देखकर आईना भी जैसे मचल उठा हो इस प्रकार लग रहा था। इसका मतलब है कि जब उसे वर देखता है तो उसको देखकर वर के हृदय में प्रेम जनित भावना की हलचलता होने लगती है। और कवि यहाँ पे वधु को जमीन और वर को आसमान कहता है। जब वे दोनों परिणय बंधन में बंधने के लिए उठ खड़े हुए और वर की नजरें वधु से मिली तो ऐसा लगा कि वह अपने हृदय को थाम कर उठ खड़ा हो गया हो। यानी इस कविता में जो वर के हृदय में जो हलचलता होती है उसके बारे में वर्णन कवि यहाँ पे करते हैं। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली की गुट गई गली गली, और हम लुटे लुटे वक्त से पीटे पीटे सांस की शराब का खुमार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि एक दिन ऐसा आया कि जो कलियाँ थी उनकी सारी जो सुंदरता है वो छिन चुकी थी। यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि जो वहाँ का जो माहौल था, जो खुशी वहाँ पे छाई हुई थी वो अभी गम में तब्दील हो चुकी थी। और दरअसल किसी कारण ये हुआ था कि वर की मृत्यु हो चुकी थी और वहाँ के जो लोग हर्षोल्लास मना रहे थे वो सारे के सारे अभी दुखी हो गए थे। और जिन गलियों से वो हंसी खुशी की आवाज़ें आ रही थी, वहाँ पे अभी पूरा सन्नाटा हो गया था। कवि कहते हैं कि वो खुद वहाँ पे थे और इस दुखी भरा माहौल के एक भागीदार थे और उस वक्त वो ऐसे बेबस हो गए थे जैसे वो शराब की खुमार अर्थात जिंदगी का नशा देख रहे हैं जो अभी उतर चुका था। अभी आगे की पंक्तियां पढ़ लेते हैं। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं, होठ थे खुले कि हर बहार को पुकार दूं, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं की स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। इन पंक्तियों में कवि ने वर की इच्छाओं के बारे में कल्पना की है। वो बोलते हैं कि जब वर दुल्हन के हाथों को स्पर्श करता है तो वो अनुभव करता है और कल्पना करता है कि जैसे वो दुल्हन के बालों को संवार दे और उसे अपनी बातों से इतनी खुशियाँ दे दे कि वो अपने बाबुल के घर को छोड़कर आने का जो दुख है वो भूल जाएगी और वो उसको अपने जीवन में ऐसे शामिल करना चाहता है जैसे जब शरीर में सांस चल रही होती है, ठीक उसी प्रकार उसको इतना खुशियाँ देना चाहता है और उसको इतना प्रेम और समर्पण भाव से रखना चाहता है जैसे वो इस धरती पर स्वर्ग को उतार दे, अर्थात दुल्हन को अपने जीवन की सारी खुशियाँ वो देना चाहता है। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। हो सका ना कुछ मगर शाम बन गई सहर, वह उठी लहर की डह गए किले बिखर बिखर, और हम डरे डरे नीर नैन में भरे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। इन पंक्तियों से कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी इच्छाएं कल्पनाएं दूल्हे ने की थी वो सारे चूर चूर हो चुकी थी, यानी वो कभी पूरी ही नहीं हो पाई क्योंकि उसके जीवन का जो सूरज था वो ढल चुका था, यानी उसका जीवन समाप्त हो चुका था और उसके जीवन में एक ऐसी लहर आई जो उसके सारे सपनों को लेकर डूब गई। यानी उसके जीवन की डोर टूट चुकी थी और उसके सारे के सारे सपने चूर चूर हो गए थे। और कवि ये भी कहते हैं कि वो वहाँ पे उनके शरीर को मतलब दूल्हे के शरीर को ऐसे कफन में, कफन यानी ये जो
जब लोग मर जाते हैं तो एक सफ़ेद सा एक कपड़ा होता है, उससे उसके शरीर को लिपट देते हैं, तो उसको कफन बोलते हैं। तो कवि बोलते हैं कि उसके दूल्हे के शरीर को जब उन्होंने कफन में लिपटा हुआ देखा तो उनकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे और उनके आंख भी भर आई। अभी आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। मांग भर चली की एक जब नई नई किरण, डोल के दुमुक उठी ठुमक उठे चरण चरण, शोर मच गया कि लो चली दुल्हन, गाँव सब उमड़ पड़ा, बहक उठे नयन नयन। तो यहाँ पे कवि जो है वो उस घटना का जिक्र करता है जिसके कारण खुशी का जो माहौल है वो सारा गम में बदल चुका था। वो कहते हैं कि दुल्हन की मांग भर दी गई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक सिंदूर की किरण सी फैल गई हो। जैसे जब एक सिंदूर लगाते हैं तो एक लाइन सी बन जाती है, उसे बोलते हैं सिंदूर की किरण सी फैल गई हो। तो चारों ओर वो ढोल वगैरह सब बज रहे थे और वहाँ पे लोग ठुमक ठुमक कर नाच रहे थे क्योंकि वहाँ पे शादी का माहौल था और चारों ओर शोर शराबा हो रहा था और विदाई की घड़ी आ गई थी और सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए थे कि चलो दुल्हन अब अपने घर जा रही है, तो सभी एक बार उसको देखने आ गए थे। तो सारा गांव जब दुल्हन की विदाई के लिए इकट्ठा हो गया था तो उसके बाद जो वहाँ पे वो घटना चली उसके कारण सारे गांव वालों के आंख में आंसू आ गए थे क्योंकि दुल्हन के पति की मृत्यु हो गई थी। पर तभी जहर भरी गाज एक वह गिरी, पूछ गया सिंदूर तार तार हुई चुनरी, और हम अनजान से दूर के मकान से पालकी लिए हुए कहार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब दुल्हन की शादी हो गई थी और जब दुल्हन को ले जाने ही वाले थे तो एक ऐसी घटना घटित हुई जो विष भरी थी, यानी कि जो दूल्हा है उसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे कवि ने दूल्हे की मौत क्यों हुई या फिर वो उसकी मृत्यु का स्पष्ट कारण नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने संकेत दिया है कि दूल्हा जो है वो मर चुका था उस दुल्हन की विदाई से पहले पहले। तो कवि कहते हैं कि दुल्हन का सिंदूर जो है उसकी मृत्यु के बाद पुछ गया था और उसकी जो नई चुनरी थी वो तार तार हो गई थी, मतलब वो फटी सी लग रही थी। कवि कहते हैं कि एक अनजान की तरह जो वहां पे बाराती आए हुए थे वो वापस लौट रहे थे और उन्होंने ये भी देखा कि जो पालकी पालकी यानी इसे बोलते हैं जो पहले के ज़माने में पालकी लेकर आते थे बाराती, और उसके अंदर दुल्हन को बिठाकर वो लेके जाते थे। तो जो पालकी और कहार दुल्हन के लिए आए थे ले जाने के लिए, वो भी अभी वापस लौट रहे थे उसको लिए बिना, और सारी बारात भी वापस लौट रहे थे और चारों ओर बारात के जाने की धूल उड़ रही थी, वो कवि वहाँ पे खड़े खड़े देख रहे थे। और इस तरह से कवि ने एक आकस्मिक परिवर्तन के बारे में बताते हुए इस गीत को इस कविता के माध्यम से बताया है और मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको इस कविता के सार को समझा पाई हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा और हम मिलेंगे आपको हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।